अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी हमने कहा था ये एक मिस्ड नेम टर्म है। इसके अंदर बेसिकली हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, ये एक मिस्ड नेम था, इस वजह से हाइपरट्रॉफी इसको बार बार बोला जाता है या लिखा जाता है, लेकिन ये एक हाइपरप्लेजिया होता है। ठीक है, ये चीजें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि इसके अंदर हमारा जो मिडल लोब होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, या मीडियन लोब जो है वो इन्वॉल्व होता है प्रोस्टेट का। प्रोस्टेट की एनाटॉमी के ऊपर भी हमने प्रीवियसली एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट उसकी जो सल्कसेस होती हैं, उसके अलावा जो उसके लोब्स हैं किस तरह वो प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर हमने डिस्कशन की। उसके बाद जो है हमने हाइपरट्रॉफी के बारे में बात किया, सॉरी हाइपरप्लेजिया के बारे में बात किया कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया क्या होता है। वो सब कुछ डिस्कस करने के बाद आज का जो हमारा स्पेसिफिकली टॉपिक है वो हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवाएंगे और इसके लिए कौन कौन सी सर्जरीज हो सकती हैं उनके ऊपर मेनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, इसके अंदर हमारे पास अगर पूछा जाए कि कौन सा जोन इन्वॉल्व होता है तो हमने कहना होता है ट्रांजिशनल जोन जो है। ठीक है, ट्रांजिशनल जोन जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ये बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाता है कौन सा लोब इन्वॉल्व है। अगर लोब पूछा जाए तो हमने कहना है मीडियन लोब। ठीक है, मीडियन लोब इन्वॉल्व होता है, और अगर जोन पूछा जाए तो फिर हमारे पास कौन सा है, ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के बारे में नहीं पूछता और कहता है कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट या मैलिग्नेंसी के बारे में बोल के फिर पूछे कि हमारे पास कौन सा लोब इन्वॉल्व होता है तो फिर हमने कहना है पोस्टीरियर लोब। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल जोन का पूछे कि कौन सा जोन इन्वॉल्व होता है कौन सा जोन इन्वॉल्व होता है कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट के अंदर तो हमने कहना है पोस्टीरियर जोन। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। मैं ये चीजें बाद में जब हम कार्सिनोमा प्रोस्टेट को डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी बता दूंगा। अब तक के लिए ये बस याद रख लें कि जो हमारे पास अगर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर जोन पूछा जाए तो हमने ट्रांजिशनल जोन बताना है, और अगर फॉर एग्जांपल लोब पूछा जाए तो हमने कहना है मीडियन लोब। ठीक है, दैट्स मोर देन इनफ। फिर उसके बाद अगर हम इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर जाते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस हम कौन कौन सी करवाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में हमने सबसे पहले तो हमने सीबीसी करवाना है। सीबीसी हमने क्यों करवाना है, ताकि रूल आउट हो सके कि किसी किस्म का कोई यूटीआई तो नहीं चल रहा। ठीक है, क्योंकि यूटीआई के अंदर भी हमारे पास इस तरह के सिम्टम्स आ सकती हैं जैसा कि प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के अंदर आती हैं या हाइपरप्लेजिया के अंदर आती हैं। ठीक है, तो हमारे पास सीबीसी करवाते हैं, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी रेज आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये डब्ल्यूबीसी रेज होने की वजह से क्या है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है या यूटीआई है, तो हम फर्स्ट उसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को सेकंड नेम टीएलसी भी होता है। ठीक है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं टीएलसी क्या होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को ही टीएलसी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे यूरिन कंप्लीट एग्जाम। ठीक है, यूरिन कंप्लीट एग्जाम के अंदर हमें क्या चीजें मिलेंगी, हमें ये चीज हो सकती है कि कोई पस सेल्स मिल सकते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या हमें कोई हीमोचूरिया वगैरह या कोई ब्लड है तो वो मिल सकता है। उस चीजों के ऊपर हम डिफरेंट अदर पैथोलॉजीज को हम रूल आउट करेंगे कि जिस तरह हमारे पास बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर सिम्टम आ रही हैं, कोई और रीजन या कोई और काज तो नहीं है जिसकी वजह से ये सारी की सारी सिम्टम्स आ रही हैं, तो हमें यूरिन कंप्लीट एग्जाम भी करवाना है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद हमें आरएफटीज करवाने हैं कि किसी किस्म का रेनल फेलियर तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से यूरिन प्रॉपर नहीं आ पा रहा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने अल्ट्रासोनोग्राफी करवानी होती है। अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें पता चल जाएगा कि जो हमारे पास प्रोस्टेट है वो इनलार्ज है या नहीं है। अगर पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया तो हमने कहना है यूरोडायनामिक स्टडीज। ठीक है, यूरोडायनामिक स्टडीज होती हैं, इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यूरोडायनामिक स्टडीज है। बेसिकली इसके अंदर हम करते क्या है, इसके अंदर हम जो हमें हमारा यूरिन आउटफ्लो होता है उसका रेट चेक करते हैं। अगर लेस देन 10 ml पर सेकेंड हो, ठीक है, यूरिन आउटफ्लो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, आउटफ्लो, यूरिन आउटफ्लो। ठीक है, लेस देन 10 ml हो। और उसके बाद सेकंड चीज हमने देखनी होती है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, जब हम मिक्चुरेशन हो जाती है, पोस्ट मिक्चुरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, हमारा जो ब्लैडर है उसके अंदर यूरिनेशन करने के बाद अगर 180 ml से ज्यादा यूरिन है, ठीक है, मोर देन 180 ml से है, ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास पोस्ट मिक्चुरेशन रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज्ड है।
जब हम यूरोडायनेमिक स्टडीज करवाएंगे तो अगर ये दो फाइंडिंग्स हमें मिलती हैं तो हमें पता चल जाएगा कि दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने एक इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है, उसको हम कहते हैं पीएसए। ठीक है, पीएसए होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। अब ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हम क्यों करवाते हैं? ये हम उस कंडीशन के अंदर करवाते हैं कि हमें पता चल सके कि ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है या ये जो सिम्टम्स आ रही हैं प्रोस्टेट की, ये कार्सिनोमा की वजह से। अगर फॉर एग्जांपल इसके लेवल्स जो हैं वो रेज्ड आ जाते हैं, ठीक है, इसके कितने लेवल्स होते हैं, किस तरह हम कहेंगे कि कब ये रेज होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह जब हम प्रोस्टेट के कार्सिनोमा को डिस्कस करेंगे तो तब इस चीज को हम डिस्कस कर लेंगे। बट पॉइंट ये याद रखें कि जब बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है तो उसके साथ हमने पीएसए भी करवाना होता है ताकि हमें पता चल सके कि ये कार्सिनोमा तो नहीं है। अगर ये फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा है तो फिर इसको कार्सिनोमा के अकॉर्डिंगली ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? होप सो के क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास बात आती है कि इसके हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट के लिए ये है कि हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल ये माइल्ड है बिल्कुल, ठीक है, माइल्ड जो है वो प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, तो हम उसको जस्ट देखेंगे, कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे उसकी, इसको हम कहते हैं वाचफुल वाचिंग। ठीक है, हम इसको देखेंगे कि कब किस हद तक ये प्रोग्रेस कर रहा है। अगर इसका जो है ये बहुत लॉन्ग लेंथ लास्टिंग होता है, ये बहुत अरसे तक चल सकता है माइल्ड सिम्टम्स के साथ। ठीक है, प्रोस्टेट का कभी इशू हो जाता है, कभी खुद स्टॉप हो जाता है, कभी सेल्फ रिजॉल्विंग हो रहा होता है। ठीक है, माइल्ड मतलब माइल्ड सी कंडीशन के अंदर ये प्रेजेंट हो रहा होता है। अगर फॉर एग्जांपल माइल्ड कंडीशन के अंदर है तो फिर हमने जस्ट वाटर इनटेक उसकी इंक्रीज करवा देनी होती है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ऑक्सीब्यूटायरिन वगैरह देने होते हैं जिससे ये कुछ हद तक बेहतर हो सके। ठीक है, कोई अगर यूरिन के सिम्टम्स आ रही हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको ट्रीट कर लेना होता है। अगर फॉर एग्जांपल ये मॉडरेट डिजीज के साथ आता है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इसको अल्फा ब्लॉकर्स देने हैं। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स जैसे कि हमारे पास टेम्सोलोसिन आता है, ठीक है, टेराजोसिन आता है, इस तरह की चीजें जो है। अगर हम टेम्सोलोसिन की स्पेसिफिकली बात करें तो 0.4 mg पर डे के हिसाब से हम इसको देते हैं। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर्स के अंदर मॉडरेट डिजीज के अंदर। ठीक है, और या हम इसके अलावा फेनेस्ट्रेज 5 अल्फा रिडक्टेज भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम अल्फा ब्लॉकर ही दे रहे होते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर माइल्ड डिजीज में। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल डिजीज जो है वो स्वीयर हो जाती है, स्वीयर इस तरह के कंप्लीट यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यूरिन बिल्कुल आ ही नहीं रहा होता। जब यूरिन नहीं आ रहा होता तो हमारे पास आरएफटीज जो है वो डीअरेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे, हाइड्रोनेफ्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो है हमारे पास पेशेंट इन कैफ में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी अगर चीजें हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है यूरिन की, तो हमारे पास ऑप्शन जो हमारे पास मेन स्टे है वो हमारे पास सर्जरी ही बचता है। अब सर्जरी के अंदर ये है कि सम टाइम पेशेंट जो होते हैं, ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया था कि ये ओल्ड एज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ओल्ड एज के अंदर पेशेंट अनविलिंग होता है, वो नहीं चाहता कि मेरी सर्जरी हो। जब उसे बताया जाता है कि ये एक सर्जरी है तो मोस्ट प्रोबेबली सर्जरी इज अ स्ट्रेसफुल फिनोमिना। ठीक है, स्ट्रेसफुल प्रोसीजर, तो पेशेंट जो है वो स्ट्रेस में होता है, वो चाहता ही नहीं है कि मेरी सर्जरी हो। ठीक है, यह हमारे पास वेटिंग लिस्ट पे होती है, सम टाइम इतनी लंबी लिस्टें होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर कि वो मतलब स्पेसिफिक टाइम ही नहीं आ पा रहा होता जब आके वो ऑपरेट होना होता है, क्योंकि एक सिंपल सा ये कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं होती, ये एक रूटीन कंडीशन है। इसके अंदर पेशेंट को टाइम दे दिया जाता है कि आप इतने टाइम के बाद आकर ऑपरेट करवा लें। ठीक है, तो सीन ये होता है कि या तो वेटिंग लिस्ट पे है या वो अनविलिंग है, मतलब करवाना ही नहीं चाहता, या उसके जो लंग्स वगैरह का कोई इश्यू है या एनेस्थीसिया की तरफ से क्लियरेंस नहीं हो पा रही होती, यानी अनफिट है सर्जरी के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे होते हैं, उसके लिए ये है कि उसको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ठीक है, अल्कोहल और कैफीन वगैरह इनटेक कम करवा देते हैं उसका, और जितना जल्दी पॉसिबल हो सके हम उसको सर्जरी के लिए एग्री करते हैं। ठीक है, होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई। अब जो मेन चीज बचती है वो ये है कि हम सर्जरीज कौन कौन सी करवाएंगे। ठीक है, अब सर्जरी कौन सी है, मेनली हमारे पास क्या है, हमारे पास होता है TURP। TURP इज अ 25 मिनट मिनी मैक्स प्रोसीजर। ठीक है, ये हम रूटीन में स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंदर ही कर लेते हैं। ठीक है, TURP होता है ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट के अंदर ये सीन है कि हम सिंपली इसको जो है डालते हैं, प्रोब डालते हैं, ठीक है, विद कैमरा, और इसको सिंपली रिसेक्शन कर देते हैं प्रोस्टेट की। ठीक है, प्रोस्टेट की जब हम रिसेक्शन कर देते हैं तो जो भी प्रोस्टेट का जो हाइपरप्लेजिया होता है उस सारे को रिसेक्शन करके
हेमियोस्टेसिस सिक्योर करते हैं और सिंपली हम उसको जो कैमरास वगैरह होते हैं, जो हमारे पास लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेन स्टेज या हमारे पास फर्स्ट लाइन सर्जरी है। ठीक है, अगर हम फर्दर बात करें कि सेकंड स्टेप पे क्या है, थर्ड स्टेप पे क्या है, तो इसके अंदर डिफरेंट सर्जरीज होती रही हैं, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास मोस्ट सक्सेसफुल और लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसके अंदर बाकी और कौन कौन सी सर्जरीज हो सकती हैं, और सर्जरीज के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर टीवीआरपी है। ठीक है, टीवीआरपी क्या होता है? टीवीआरपी होता है ट्रांस विसरल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, उसके अलावा पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी हो सकता है। ठीक है, थ्रू पेरिनियल रीजन हम डायरेक्टली प्रोस्टेट को अप्रोच कर लेते हैं। ठीक है, फिर आरपीपी हो सकता है। अब ये आरपीपी क्या है? आरपीपी बेसिकली हमारे पास होता है रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी हो सकता है, टीयूआईपी हो सकता है। अब ये टीयूआईपी होता है ट्रांस यूरिथ्रल नीडल अब्लेशन। ठीक है, इसके अंदर हो सकते हैं ये चीजें हम कर सकते हैं। टीयूएलआईपी भी एक सर्जरी करते हैं, इसके अंदर ये होता है हमारे पास ट्रांस यूरिथ्रल टीयूएलआईपी, सॉरी आई फॉरगॉट दैट टर्म। ठीक है, मैं इंशाल्लाह लास्ट पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, फिर हमारे पास होता है टीयूएनए। ठीक है, टीयूएनए हमारे पास होता है ट्रांस यूरिथ्रल नीडल अब्लेशन। ठीक है, नीडल अब्लेशन। और हमारे पास टीयूएमपी होता है। टीयूएमपी के अंदर बेसिकली हमारे पास होता है कि ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी। ठीक है, ट्रांस यूरिथ्रल माइक्रोवेव थेरेपी, इसके अंदर हम जो है या इसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी सम टाइम हम कर लेते हैं, या हमारे पास एडवांस स्टेजेस के अंदर रोबोटिक सर्जरीज भी हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चीज मिस की, वो हमारे पास है टीयूएलआईपी। ठीक है, तो ये हमारे पास है ट्रांस यूरिथ्रल लेजर इंड्यूस्ड प्रोस्टेक्टमी। ठीक है, ट्रांस यूरिथ्रल लेजर इंड्यूस्ड प्रोस्टेक्टमी। ठीक है, ऊपर वाला क्या था? ट्रांस यूरिथ्रल मिनिमली इन्वेसिव। ठीक है, ये मिनिमली इन्वेसिव होता है इंसीवरम। ट्रांस यूरिथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, सॉरी ये दो जो टर्म थी मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया था। अब अगेन सुन लें, जो हमारे पास टीयूआईपी है ये है ट्रांस यूरिथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, और ये हमारे पास टीयूएलआईपी जो है ये हमारे पास है ट्रांस यूरिथ्रल लेजर इंड्यूस्ड प्रोस्टेक्टमी। ठीक है, ये हमारे पास है मेन चीजें। आई नो कि आप लिटिल बिट बोर हुए ये चीज सुन के, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू प्रिपेयर प्रॉपरली, बट सम टाइम एज अ ह्यूमन ये चीज मिस हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं हमारे पास प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के अंदर? कॉम्प्लिकेशंस के अंदर ये है कि हमारे पास इनफर्टिलिटी हो सकती है। इनफर्टिलिटी कैसे हो जाएगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो प्रोस्टेट का वो कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ द स्पर्म है, वास डेफरेंस, वो किसी हद तक डैमेज हो सकता है या उसकी ओपनिंग डैमेज हो सकती है। ठीक है, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन हमारे पास इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं। 20% रिस्क होता है इस चीज का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। इससे प्रॉब्लम ये होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए कि हमारे पास जो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व होता है उसके बिल्कुल साथ प्रोस्टेट पड़ा होता है। ठीक है, तो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व को हम डैमेज कर दें तो उस वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह हो सकती है। हिमाचोरिया हो सकता है जब आप प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं और ब्लीडिंग प्रॉपरली सिक्योर नहीं करते, तो उसके अंदर हिमाचोरिया होने के डिफरेंट रीजंस हो सकती है, मतलब डिफरेंट चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेशेंट को फीवर हो सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स सर्जरी के थ्रू इन्फेक्शन फैलने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। फीवर हो सकता है या रीअकरेंस हो सकता है, बहुत कम चांसेस हैं, बट इस कंडीशन में रीअकर भी हो सकता है। ठीक है, अब हमारे पास एक और पॉइंट बचता है। पॉइंट ये है कि पोस्ट ऑपरेटिवली हमने घर जाते हुए पेशेंट को आपने ये जरूर बता देना होता है कि आपने कुछ दिन तक ड्राइविंग नहीं करनी है। ठीक है, उसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करनी है कुछ दिन तक। ठीक है, और रेस्ट करनी है कुछ हद तक। ठीक है, लेकिन इतनी भी रेस्ट नहीं करनी होती कि हमारे पास जो है वो उसको डीवीटी के चांसेस या हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह की तरफ पेशेंट चला जाए। ठीक है, तो ये थी ईच एंड एवरीथिंग जिसके अंदर हमने बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को डिस्कस किया। इनिशियली हमने इसको सिम्टम्स को डिस्कस किया, फिर हमने इसकी केस प्रेजेंटेशन को डिस्कस किया, फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारे पास केस आता है उसको हमने मैनेज कैसे करना है। ठीक है, किस किस तरह इसका साइज होता है, अगर स्मूथ है तो कौन सी कंडीशन आएगी। ठीक है, इरेगुलर है तो कौन सी एग्जामिनेशन के ऊपर हमें कौन सी चीजें मिली। हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस वगैरह की बात की। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज के साथ इसकी कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं उनको डिस्कस किया। ठीक है,
यहाँ तक ईच एंड एवरीथिंग होप सो कि आपको समझ आई है। अगर यहाँ तक कोई भी ऐसा पॉइंट है जो कि आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि आपको एज सून एज पॉसिबल आंसर करूं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।